आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो सर्विसेज फॉर कंटेनर्स। जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में कंटेनर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ हम डॉगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि कंटेनर्स और डॉगर्स का क्या रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ हम कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस स्लाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है कि कंटेनर में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर दी माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर। अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर दैट स्प्लिट्स योर एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल सर्विसेज that perform fine-grained function and are part of your application as a whole. Each of your microservices will have a different logical function for your application. Now here simple words में आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि माइक्रो सर्विसेज क्या है। कंटेनर्स का जो बेस्ट यूज़ है वो माइक्रो सर्विसेज में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्रोजेक्ट छोटा होता है या बजट में कंस्ट्रेन होता है, मतलब आपके पास बजट कम है और आपका प्रोजेक्ट छोटा है या कुछ इस तरह से इशू आते हैं, तो कंपनी मोनोलिथिकल डिज़ाइन को फॉलो करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि मोनोलिथिकल क्या है। मैं इसको दोबारा से डिफ़ाइन करती हूँ। कंटेनर का बेस्ट यूज़ माइक्रो सर्विसेज में होता है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता है। जब प्रोजेक्ट छोटा होता है या बजट में कंस्ट्रेन होता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट छोटा है या बजट में कंस्ट्रेन है, तो कंपनी मोनोलिथिकल डिज़ाइन को फॉलो करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि मोनोलिथिकल डिज़ाइन क्या है। मोनोलिथिकल मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट में सारी कोडिंग डाल दी है, उसमें कोई मॉड्यूलैरिटी नहीं है, उसमें मॉडल्स नहीं है, सारा कोड एक ही सर्विसेज में मैनेज हो रहा है ताकि इसको क्विकली वाइंड अप किया जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वेस्ट नहीं किया जाता। मोनोलिथिकल क्या पढ़ा है हमने कि मोनोलिथिकल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारा कोड जो है वो सारा कोड एक ही फ्लो में जाता है, उसमें मॉड्यूलैरिटी नहीं होती, मतलब एक क्लास है और सारा कोड जो है वो उस एक क्लास में है, फर्दर सब क्लासेस उसकी नहीं है। बट जिन कंपनी के पास बजट अच्छा होता है या उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि अपने प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी की बात आती है, वहाँ पर हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं। और माइक्रो सर्विसेज क्या है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया हुआ है कि आर्किटेक्चर को स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल में। माइक्रो सर्विसेज मतलब आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देना है और इनको आइसोलेटेड सर्विसेज की तरह रन करना है, मतलब एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखें इस डायग्राम इस स्लाइड में, जिस तरह से ये मोनोलिथिकल एप्लीकेशन है, इसमें एक यूज़र है और एक ही क्लास कह लें इसको, या एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारे फीचर जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट हम माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसमें एक हमारे पास यूज़र है और फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड क्या कर रहा है कि उसने फर्दर आगे अपनी सर्विसेज के मॉड्यूल बना ली हैं, सर्विस बी, सर्विस सी, सर्विस डी, ठीक है। मतलब हर मॉड्यूल जो है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह सपोज करें कि ये सर्विस ए जो है ये हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है और इसको हमने फर्दर बी, सी और डी एंड सो ऑन इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। ई कॉमर्स सर्विसेज एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को जब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके मॉड्यूल क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ऑर्डर सिस्टम हो सकता है, अकाउंट सिस्टम हो सकता है। तो इन सारी सर्विसेज के लिए डॉकर के अलग अलग मॉड्यूल या अलग अलग कंस्ट्रेन बन सकते हैं, या हम इनके डॉकर के थ्रू अलग अलग कंस्ट्रेन बनाते हैं जिनमें ये
डिफरेंट सर्विसेज रन होती हैं। ठीक है, हमने ई कॉमर्स वेबसाइट की एक एग्जांपल ली है। हमने इसको कहा है कि हमने माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए ई कॉमर्स की जो साइट है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया है, और इसके मॉड्यूल्स में जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ऑर्डर सिस्टम आ जाएगा या अकाउंट सिस्टम, इस तरह से जो भी इसके मॉड्यूल्स हैं वो सारी सर्विसेज आ जाएंगी। अब जो डॉकर है वो अलग अलग से इनके कॉन्स्टेंट बनाएगा और डिफरेंट सर्विसेज जो है वो इंडिविजुअली रन होंगी। जिस तरह बी है तो बी की जो सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअली रन होंगी, अगर सी है तो सी की सर्विसेज भी इंडिविजुअली रन होंगी, डी है तो डी की सर्विसेज भी इंडिविजुअली रन होगी। इन शॉर्ट जितने भी आपके पास मॉड्यूल बनेंगे वो इंडिविजुअली जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जब ये इंडिविजुअली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सपोज़ आप अकाउंट सिस्टम पे जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं और काम के दौरान कोई भी इशू क्रिएट हो गया है, लाइक आपके पास सिंटैक्स इशू, सिंटैक्स एरर आ गया है, तो आपका अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका एरर क्रिएट हुआ है वो आपकी प्रोडक्शन में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक ही मॉड्यूल है आपका, उसमें एरर जनरेट हो गया है किसी भी वजह से, कोई लाइब्रेरी फाइल मिसिंग है या आपका सिंटैक्स एरर है या आपकी डेटाबेस में प्रॉब्लम, कोई भी इशू जो है वो आपकी एक सर्विसेज में आ गया है। तो इससे क्या होगा, अकाउंट सिस्टम जिसमें इशू आया है उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, और बाकी जो मॉड्यूल हैं हमारे वो इंडिविजुअली अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। उनका अकाउंट सर्विसेज का जो इफ़ेक्ट है, जो जिसमें एरर आया हुआ है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो बाकी सर्विसेज पे नहीं पड़ेगा। और जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस कंटेनर में सर्विसेज, जिस कंटेनर में प्रॉब्लम आई है, जिस तरह मैं इसकी बात कर रही हूँ अकाउंट सिस्टम की, अगर अकाउंट सिस्टम में एरर जनरेट हुआ है, कोई भी इशू आया है, तो सिर्फ अकाउंट सिस्टम जो है उसकी वर्किंग डाउन हो जाएगी या उसमें कोई ब्लॉकेज, इस तरह से कोई जो भी इशू क्रिएट होगा वो सिर्फ उस सर्विसेज में क्रिएट होगा, बाकी जो सर्विसेज हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर सेम इशू एज़ कम्पेयर अगर हम मोनोलिथिकल की बात करते हैं, तो मोनोलिथिकल में अगर ये इशू क्रिएट होता है तो इससे क्या होगा, लाइक अगर आपकी ये अकाउंट सर्विसेज हैं, यहाँ पर आपका कोई इशू क्रिएट होता है तो ये होल प्रोसेस जो है, ये आपका होल वर्क जो है, होल लेयर जो है, यही वर्कआउट नहीं करेगी, या ओवरऑल स्टॉप हो जाएगी या हैंग हो जाएगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन देखें तो इसमें क्या होगा कि हमने एक सर्विसेज को क्या किया, स्प्लिट कर दिया है, फर्दर उसके मॉड्यूल्स बना दिए हैं। और मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आपकी किसी एक सर्विसेज में इशू आया है तो जस्ट वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि उसकी सर्विसेज जो है वो नहीं जाएंगी यूज़र्स तक, लेकिन बाकी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करेंगे, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो सक्सेसफुल अपना वर्क जो है वो डन करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, मोनोलिथिकल एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोनोलिथिकल आप इस तरह से कह लें कि एक सिंगल एंटिटी है जिसमें सारा वर्क करना है, ठीक है। अगर सिंगल एंटिटी में कोई भी इशू आता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो होल जो भी पूरा प्रोसेस है उस सारे पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको माइक्रो सर्विसेज में देखते हैं तो माइक्रो सर्विसेज के अगर किसी माइक्रो सर्विसेज में हमने क्या किया है कि जो एक हमारा मॉड्यूल था उसको फर्दर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। सपोज अगर किसी एक मॉड्यूल में हमारे पास इशू क्रिएट हो भी जाता है तो बाकी मॉड्यूल जो हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होंगे। और आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वाई यूज़ अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। इस प्रीवियस स्लाइड में आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। Microservices architecture was created to address problem posed by the monolithical application। ये अभी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोलिथिकल जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और इनको ओवरकम करने के लिए हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस
देखते हैं कि एडवांटेजेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेज हमारे पास आता है वो है डेवलपर्स विल वर्क ऑन स्मॉलर कोड बेस कंपेयर टू अ लार्ज वन इन अ मोनोलिथिकल एप्लीकेशन। When components of the applications are loosely coupled, developer will easily understand the source code and no slow down development. आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपर विल वर्क ऑन स्मॉलर कोड बेस, मतलब जो हमारे डेवलपर हैं वो स्मॉल कोड पे बेस, स्मॉल कोड मतलब छोटा छोटा जो मॉड्यूल हम बना रहे हैं उस पे वर्कआउट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज वन। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर विल बी मोर डिफाइंड। A team can be assigned by component or microservices of the app. Code review will be faster. Making update will be quicker and there would be no need to build and deploy anything compared to a monolithical. हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का आ जाता है द एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज ट्रैक कैन डिफर थ्रू माइक्रो सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब है, द एप्लीकेशन विल नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन वन लैंग्वेज और लाइब्रेरी। माइक्रो सर्विसेज कैन डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेजेस एज डेवलपर्स। जिस तरह से ये हमारे पास गिवन डायग्राम में बताया हुआ है, the application will no longer need to depend on one language or one library. यहाँ पर हमारे पास इस एडवांटेजेस में क्या है, एक यूज़र है, उसके सर्विसेज हैं, उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया हुआ है। अब एप्लीकेशन विल नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन वन लैंग्वेज और वन लाइब्रेरी। यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो किसी एक लाइब्रेरी या किसी एक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ही उसका मॉड्यूल, जौन सा मॉड्यूल जिस मॉड्यूल पे हम वर्कआउट कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर वन, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग सेट आउट की जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है कंटिन्यूस डिलीवरी विल बी ईजियर कंपेयर टू अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन with microservices. You will no need to deploy anything again for a simple change. You may choose to rebuild. You may choose to rebuild and deploy the only microservices that needs to be updated. Frequent updates will be faster. Our next advantage is scalability will be independent to the each microservices. प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है आपके माइक्रो सर्विसेज के ईच मॉड्यूल पे। You can choose to scale each component of your application depending on the resources it needs. You would not need to make multiple instances or everything as compared to a monolithic application. Scaling the microservices will efficiently use the resources available instead of having multiple copies of the whole application in a monolithic application. Our next point is isolated failure. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि isolated failure क्या है। Isolated failure कोई भी error है, कोई भी bug है जो हमारी microservices does not bring the entire system down.
अब इसका क्या मतलब है कि जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि किसी एक मॉड्यूल में अगर हमारे पास एरर आ गया है तो वो बाकी मॉड्यूल पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा. स्केलेबिलिटी विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच माइक्रो सर्विसेज. An error or a bug in one microservices does not bring the entire system down. When you have loosely coupled component and a microservices in your application hangs or through some errors, there is less change that other microservices will be affected since they are in their own container and does not entirely depend on each other. And monolithic application can bring the entire process of your application down if the bugs or error is not catch properly. अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप मोनोलिथिकल में कोई भी फेलियर आता है तो आपका जो होल प्रोसेस है उस पर इफ़ेक्ट करेगा. लेकिन अगर आपकी माइक्रो सर्विसेज में किसी एक मॉड्यूल में एरर आया है तो उसका दूसरे मॉड्यूल्स पे इफ़ेक्ट नहीं होगा. पर यहाँ पर कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट होती हैं. लाइक once your number of microservices grow, it can be hard to keep track of them. It will increase the complexity. Microservices would need more coordination, especially when multiple teams are involved. In which finding and tracking the bugs, it would be easier to find in your microservices only has one review. But if a microservices communicate with multiple other services, it can consume a lot of your time by just looking for that error. And also we discuss one more disadvantage, that is microservices could consume more resources compared to a monolithical app. Although one of the points mentioned in the scalability and resources can be utilized better and more efficient, all the component would need its own instance and container, potentially leading to more usage in memory and CPU. यहाँ पर हमने इसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं और उसके साथ साथ हमने इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है अगर ये हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ देम. एंड नेक्स्ट वन हमने ये डिस्कस किया है कि माइक्रो सर्विसेज कुड कंज्यूम मोर रिसोर्सेज कंपेयर टू अ मोनोलिथिकल एप्लीकेशन. यहाँ पे इसके मोर रिसोर्सेज हैं एज़ कंपेयर टू मोनोलिथिकल. हमने यहाँ पर एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं, टूल्स डेट कैन हेल्प यू विद माइक्रो सर्विसेज. सबसे पहला टूल जो हमारे पास आ जाता है वो क्यूबरनेट्स है, in which container architecture platform that lets you deploy, scale and manage all of your containers. It allows you to automate the deployment of your containerized microservices. This keep it easy to manage all of the components and microservices of your application. Our next tool is Isto, in which address some of the drawback in microservices. This tool is most important and this was used to overcome some drawback that are occur in microservices. Isto is a service mesh that further help you in managing your microservices. Also, it can be installed on top of Kubernetes, where it can help you in tracking and monitoring your microservices
This can also help you quickly track the error and bugs in your app if there are any. It's a very important and useful tool. It can also be used to manage the traffic of your microservices, like managing and controlling the flow. It also provides security within your microservices, and it's really helpful in microservices architecture. Now here we wind up our today lecture, and we summarize our lecture. First of all, we discuss microservices architecture that splits your application into multiple services. Then we discuss the comparison between microservices and monolithic services, and then we discuss why microservices architecture is used. Then we discuss some benefits of microservices. Also, we discussed some disadvantages of microservices, and in the last we discussed two tools that can help you in microservices. And I hope you understood that all lecture. Thank you.